प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण, पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है कहानी लेखन। बेटा, लेखन अभिव्यक्ति में मैं आपको संवाद लेखन करवा चुकी हूँ। आज का हमारा व्याख्यान एक कहानी है। कहानी से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगी। कहानी क्या होती है, कहानी किस प्रकार लिखी जाती है, कहानी लिखने से पहले किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन से संकेत बिंदु हैं जो हमें कहानी में डालने चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं अपने व्याख्यान 1 के बारे में। कहानी का अर्थ। कहानी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कहानी क्या होती है, कहानी का प्राचीन नाम क्या है, संस्कृत में कहानी को क्या कहते हैं, यह सब हम कहानी के माध्यम से ज्ञात करेंगे। कहानी का प्राचीन यानी पुराना। कहानी का प्राचीन नाम संस्कृत में गल्प या आख्यायिका मिलता है। संस्कृत में हम कहानी को गल्प या आख्यायिका कहते हैं। कहानी को पश्चिम में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। सबसे पहले कहानी का प्रयोग अमेरिका के एडलर एलन के द्वारा किया गया। यानी कहानी सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग में लाई गई? अमेरिका का एक व्यक्ति था, एडलर एलन के द्वारा कहानी का प्रयोग। अब कहानी की परिभाषा, यानी कोई भी वस्तु हम लिखते हैं, किसी भी विषय पर हम अपना वाद विवाद करते हैं या कोई भी हमारी आवश्यक चीजें हैं, उनके लिए हमें उसकी परिभाषा की आवश्यकता होती है। जैसे संवाद की परिभाषा, 2 व्यक्तियों के बीच या 2 या 3 से बीच वार्तालाप। एलन के द्वारा ही कहा गया कि छोटी कहानी एक आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिया गया हो। अर्थात एलन ने कहानी के बारे में क्या परिभाषा दी कि छोटी कहानी एक आख्यान है, इतना छोटा है कि बैठक में पढ़ा जा सके और पाठक पर एक ही प्रभाव, यानी कहानी का उन्होंने बताया पाठक जो पढ़ने वाला है उसके ऊपर केवल एक ही उद्देश्य को उत्पन्न करने का उद्देश्य वह दे। अब भारत में भी, भारतीय साहित्य कला में भी, साहित्य क्षेत्र में भी कहानी की अनेक परिभाषा दी गई हैं। प्रेमचंद जी ने भी कहानी की परिभाषा दी है, लेकिन मैंने यहाँ पर जयशंकर द्वारा रचित कहानी की परिभाषा को बताया। अब जयशंकर प्रसाद के अनुसार कहानी की परिभाषा क्या है? सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा उसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाता है। सृष्टि यानी उसका निर्माण करना, उसकी रचना करना। जयशंकर प्रसाद हमारे हिंदी साहित्य के गद्य व पद्य के दोनों के कवि और लेखक रहे हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहानी के विषय में कहा है कि सौंदर्य की एक झलक का चित्रण करना और उसके द्वारा उसकी सृष्टि करना ही कहानी कहलाती है। अब इसके बाद जब हम कहानी लिखते हैं तो कहानी के मुख्य तत्व होते हैं। कहानी लिखने से पहले हमें उन तत्वों को जान लेना आवश्यक होता है। अब वो कौन से तत्व हैं? पहला, यानी कहानी के मुख्यतः तत्व होते हैं, यानी कहानी के मुख्यतः तत्व होते हैं। पहला है कथानक, दूसरा है संवाद, तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा है देश काल वातावरण। अब बेटा इनके बारे में संक्षिप्त सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। कथानक में क्या होता है? कथानक में कहानी का ढांचा होता है, अर्थात कहानी का संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक का वर्णन किया जाता है। संवाद, आपको पता है, संवाद 2 व्यक्तियों के या 2 से 3 व्यक्तियों के बीच भी वार्तालाप को या बातचीत को कहते हैं। पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी में किस व्यक्ति की कहानी है या किस व्यक्ति के द्वारा यह कहानी बताई गई है, वह उसका चरित्र यानी कहानी में चरित्र कहलाता है। संवाद बता चुकी हूँ मैं। देश काल, कहानी देश काल की उपज होती है, यानी उसकी पैदावार होती है और प्रत्येक देश की कहानी दूसरे देशों की कहानी से अलग होती है, अर्थात प्रत्येक देश की कहानी एक देश से अलग होती है। अगला, कहानी के मुख्यतः प्रकार, यानी कहानी के कितने प्रकार होते हैं। अब कहानी कितने प्रकार की होती है? वैसे हमारी कहानियाँ जैसे हास्य पर कहानियाँ होती हैं, भयानक कहानियाँ होती हैं, डरावनी कहानियाँ होती हैं, राजा रानियों की कहानियाँ होती हैं,
संदेशदायक होती हैं, शीर्षक पद होती हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य हैं प्रकार वो 3 होते हैं। पहला है चित्रों के आधार पर, दूसरा है संकेत बिंदुओं के आधार पर और तीसरा है शीर्षक के आधार पर। अब यहाँ पर कहानी के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। चित्रों के आधार पर आपने देखा होगा, जैसे कि आपकी पुस्तक में भी चित्र दे दिए जाते हैं और उन चित्रों को आधार मानकर आपको कहानी को पूरा करना होता है। दूसरा है कि आपको संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, जैसे गडरिया था, फिर उसके बाद आपको कहानी पूरी करनी है। तीसरा है शीर्षक के आधार पर। शीर्षक क्या होता है, जैसे कि आपको लालच बुरी बला है या प्यासा कौआ, ये इस प्रकार का कोई शीर्षक आपको दे दिया गया और उस शीर्षक के आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है। आज हम कहानी लिखने से पहले इसके संकेत बिंदुओं के बारे में भी जान लेते हैं कि बिंदु क्या क्या होने चाहिए, किन किन मुख्य विशेषताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। कहानी लिखने से पहले मुख्य है संकेत बिंदु। सबसे पहले क्या होना चाहिए, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए ताकि पाठक का मन उसे पढ़ने में लग जाए। अब कहानी की शुरुआत कैसे होनी चाहिए कि जो भी कहानी हम सुनते हैं या हम लिखते हैं तो उसका जो आप शुरुआत करते हैं वह इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पढ़ने वाला या सुनने वाला उसको क्या करे। मान लो आप कहानी लिख रहे हो, कहानी लिखते समय आपका मन उस कहानी को पढ़ने में ही लग जाए कि आपने इतनी अच्छी कहानी लिखी है, या आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भी उस कहानी को सुन रहे हो। दूसरा है भाषा सरल, सहज व प्रभावमयी होनी चाहिए। अब भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए व प्रभावमयी होनी चाहिए। अगला है वाक्य अधिक लंबे नहीं होने चाहिए। कहानी में वाक्यों का अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। कहानी रूपरेखा अथवा संकेतों के आधार पर ही होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर जो संकेत बिंदु आपको दिए जाते हैं आपको वही संकेत बिंदु आधार बनाकर ही कहानी को लिखना चाहिए। कहानी में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। अब विराम चिन्ह कहानी में ही नहीं अपितु प्रत्येक वाक्य में आवश्यक होते हैं, क्योंकि भाषा में जब हमें रुकने की आवश्यकता होती है वहीं पर हम किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं और उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब मान लो आपने साधारण वाक्य किया है, साधारण वाक्य के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसके लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे। इसलिए कहानी में भी विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। कहानी का उपयुक्त शीर्षक या अच्छा नाम होना चाहिए। अब जिस कहानी को आप लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको एक शीर्षक की आवश्यकता होती है, उसके लिए आपको एक अच्छा नाम देने की आवश्यकता होती है। इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो कहानी आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं उसके लिए आपको एक उपयुक्त शीर्षक देना भी आवश्यक होता है। कहानी का अंत अच्छा होना चाहिए। अब कहानी का जो अंत है और आरंभ है वह दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें आरंभ में उसमें आनंद आना चाहिए और जब उसको हम बंद करते हैं या खत्म करते हैं तो उस समय हमें उसका जो अंत है वह अच्छा करना चाहिए। अब इन संकेत बिंदुओं के आधार पर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ और शीर्षक के आधार पर मैं उस कहानी को, अब मेरी कहानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहानी 3 प्रकार की होती है, चित्रों के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर और शीर्षक के आधार पर। यहाँ पर मैंने शीर्षक के आधार पर एक कहानी ली है। एक मेरी कहानी का नाम है अहंकारी शेरनी। क्या है? अहंकारी शेरनी। अहंकार शब्द आप परिचित होंगे। अहंकार का अर्थ होता है घमंड करना। अब क्या है इस कहानी में, एक जंगल था जिसमें एक शेर और शेरनी रहते थे। जैसे कि ये कहानी क्या है, शीर्षक के आधार पर है। इसका शीर्षक आप स्वयं भी इस कहानी को पढ़कर निकाल सकते हैं। एक जंगल था जिसमें एक शेर और शेरनी रहते थे। वह जंगल का राजा और शेरनी उस जंगल की रानी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दोनों के 2 बच्चे भी थे, परंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था। अब यहाँ पर किसका स्वभाव एक दूसरे से अलग था? शेर और शेरनी का, क्योंकि शेर का स्वभाव सबके साथ मिलजुल कर चलने का था और शेरनी इसके अब है शेर एकदम विनम्र
यानी नर्म हृदय का था। जंगल में हर कोई शेर का बहुत सम्मान करता था। सम्मान यानी उसका मान करता था, इज्जत करता था। अगर जंगल में कोई भी लड़ाई हो जाए तो शेर उनका समाधान निकाल लेता था। बेटा आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ होंगे कि शेर जंगल का राजा होता है, और राजा होने के बाद उसमें क्या बताया गया है, उसमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। वह प्रत्येक जानवर से प्रेम करता था, और जंगल में कोई भी घटना घटित हो जाती थी वह उस घटना का समाधान कर लेता था। दूसरी तरफ शेरनी बिल्कुल विपरीत थी। जैसा कि मैंने बताया कि शेरनी और शेर का स्वभाव एक दूसरे से अलग था। उसको अपनी ताकत पर बहुत अभिमान था। अभिमान शब्द का अर्थ भी क्या होता है, घमंड ही होता है। वह जंगल में हर किसी को अपने से छोटा मानती थी। अब वह यह सोचती थी कि मैं जंगल की रानी हूँ और मेरी ताकत इतनी अधिक है कि मैं अपनी ताकत के बलबूते पर हर किसी को झुका सकती हूँ। लेकिन आपने सुना होगा, अहंकार हमें कभी भी नहीं। वह अपने बच्चों को भी जंगल के किसी प्राणी या जानवर के साथ खेलने नहीं देती थी। वह जंगल में जाती तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, बल्कि मुंह दूसरी ओर करके उसे नीचा बताकर निकल जाती थी। अब क्या बताया, जैसे कि कहानी में मैंने बताया शेर और शेरनी थे, दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था। शेर क्या था, विनम्र स्वभाव का था, जबकि शेरनी उसके विपरीत थी, बिल्कुल अलग थी। वह अपने बच्चों को भी क्या सिखाती थी, किसी जानवर से नहीं बोलना, उनके साथ नहीं खेलना, क्योंकि वो उनसे ताकतवर नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर उसके बच्चे और शेरनी ही थे। इसलिए जब कोई जानवर उससे बात करता था वह उसको नीचा दिखाकर वहां से निकल। जब उनके बच्चे किसी जानवर के साथ खेलते तो वह अपने बच्चों को डांटती और कहती कि बच्चों, मैंने मना किया है ना कि जंगल में किसी जानवर के साथ मत खेलो, उनकी तुम्हारे साथ खेलने की औकात नहीं है, यह तुम्हारे सतर के नहीं हैं। यह सुनकर बच्चे और वे सभी जानवर दुखी हो जाते। अब शेरनी उनको क्या कहती कि अपने बच्चों को कैसे डांट लगाती कि जंगल में जिन जानवरों के साथ वो बच्चे खेलते उन बच्चों को डांट लगाती और कहती कि मैंने तुम्हें मना किया है कि जंगल में किसी जानवर के साथ मत खेलो, क्योंकि उनका जो लेवल स्तर क्या होता है, लेवल जो लेवल है वो तुम्हारे औकात का नहीं है, यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं है। यह सुनकर बच्चे और वो जो जानवर उसके साथ खेलते थे, उनके साथ खेलते थे, वह सब दुखी थे। एक दिन क्या हुआ, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। अचानक पीछे से एक जहरीला सांप बच्चों को मारने के इरादे से आया और धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे कि आपको पता है कि जो व्यक्ति अहंकार करता है उसके अहंकार का परिणाम उसके सामने ही आता है। अब एक दिन की बात है, क्या हुआ, माँ और बच्चे दोनों खाना खा रहे थे। अचानक से एक जहरीला सांप आया और बच्चों को मारने के इरादे से धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर एक गिद्ध था वहां पर, उसने उसे देख लिया और उसने उस सांप को मार डाला और उसने बच्चों की जान बचाई। अब क्या हुआ, शेरनी को इस बात का पता तक भी नहीं चला और गिद्ध ने उस सांप को बच्चों की तरफ आते हुए देखा और गिद्ध ने सांप से उन बच्चों की रक्षा, पर शेरनी ने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया। अब शेरनी ने क्या किया, उसका धन्यवाद भी नहीं किया और वहां से चली गई। इस बात से गिद्ध को बहुत बुरा लगा। अब बेटा आप एक चीज सोचिए, अगर आप किसी का परोपकार करते हैं, किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं और वो आपको धन्यवाद भी नहीं कहे तो आपको भी कितना बुरा लगता है। इस प्रकार गिद्ध ने उसके बच्चों की रक्षा की, लेकिन फिर भी शेरनी ने उसका धन्यवाद नहीं किया। कुछ समय पश्चात एक घटना फिर क्या घटित हुई कि एक बार फिर शेरनी और बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। शेरनी को नींद आ गई और वह सो गई। बच्चे माँ को बिना बताए अकेले ही वहां से चले गए। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ कि थोड़ा समय बीता, शेरनी नदी किनारे अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। शेरनी को क्या हो गया, थकावट के कारण नींद आ गई और वह सो गई। बच्चे अपनी माँ को बिना बताए वहां से निकल गए। जब शेरनी की नींद खुली तब उसने देखा तो बच्चे वहां नहीं थे। वह बहुत डर गई और घबरा गई, क्योंकि शेर भी किसी जंगल के काम से बाहर गया था।
वह जंगल में अपने बच्चों को ढूंढने लगी। उसने बंदर को देखा और पूछा कि तुमने मेरे बच्चों को देखा? अब क्या किया, अब उसे क्या जरूरत पड़ी, उसे अन्य जानवरों की जरूरत पड़ी, क्योंकि उसके बच्चे गुम हो गए थे और वह डर गई थी, क्योंकि शेर भी जंगल के काम से कहीं बाहर गया था। बंदर यह देखकर सोच में पड़ गया कि शेरनी मुझसे बात कर रही है। अर्थात अब वो क्या था, बंदर सोच में क्यों पड़ा, क्योंकि बंदर को यह आश्चर्य हो रहा था कि शेरनी उससे बात कर रही है, क्योंकि शेरनी ने क्या सिखाया था कि किसी से बोलना नहीं है, किसी जानवर से बात नहीं करनी है, क्योंकि इनकी हैसियत तुम्हारे अनुसार नहीं है। उसने कहा कि रानी जी, आप मुझसे बात कर रही हैं, क्योंकि मैं जब भी आपसे प्रणाम करता था तब आप अपना मुंह दूसरी ओर करके चली जाती थी, इसलिए मैं यह बात पूछ रहा हूँ। अब क्या कहते हैं, शेरनी से बंदर ने कहा कि आप मुझसे बात कर रही हैं, अर्थात मैंने सोचा आप किसी और से बात कर रही हैं, क्योंकि जब भी मैं आपको नमस्कार करता था, प्रणाम करता था, तब आप दूसरी ओर मुंह करके चली थी। उसने जंगल में अन्य जानवरों से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी उसके बच्चों का पता नहीं बताया। सबने उसी की भाषा में उत्तर दिया। अपनी भूल समझ में आ गई और उसने अपने अहंकार के लिए सबसे माफी मांगी। अब क्या था, शेरनी को अपने किए हुए पर पश्चाताप हो गया और वह समझ गई कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और उसे अपना क्या आगे अपनी भूल अब समझ में आ गई और उसने जानवरों के प्रति किए गए अहंकार के लिए क्षमायाचना की। अर्थात सभी जानवरों ने उसको माफ किया और उसके बच्चों को ढूंढने लगे। सब ने मिलकर शेरनी के बच्चों को ढूंढ लिया। अब उसे समझ आ गया कि हमें किसी से भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। बेटा, अब जैसे आपने देखा कि मैंने एक जंगल से संबंधित यानी शेर और शेरनी की कहानी बताई, उसमें शेर का जो स्वभाव था उसके बारे में बताया, जानवरों के प्रति, और शेरनी का जो स्वभाव था उसके बारे में बताया। यह सब कहानी सुनने के पश्चात आपको खुद ही पता लग गया होगा कि इस कहानी का शीर्षक क्या हो सकता है। आइए जान शीर्षक या शिक्षा। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छे से या मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या शिक्षा है इस कहानी की कि हमें कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने कहानी लेखन अपना व्याख्यान एक पूरा किया। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए एक कहानी वह याद करने के लिए दे रही हूँ। मेरी कहानी है लालच बुरी बला है। शीर्षक के आधार पर कहानी लिखिए। अब यहाँ पर मैंने क्या दिया है, लालच बुरी बला है। इस शीर्षक को आधार बनाकर आपको कहानी लिखनी है, वह याद करनी है। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।